हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो थ्योरी सेशन है वो भी एक तरह का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए जो आपके सिलेबस में पीजी वाले के अंदर जो टेक्निक्स दी हुई है, तो उसमें से अपन ने आपके एलाइजा के क्वेश्चंस करवा दिए थे, प्लस उसके साथ साथ आपकी पूरी थ्योरी का रिविजन करवा दिया था। उसी के साथ साथ डीएनए सीक्वेंसिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सब बातों को अपन ने वहां पे डिस्कस कर लिया था। सो अपने यहाँ पे अगर अपन बात करें, डीएनए सीक्वेंसिंग करवा दी थी आपके, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, टूल एंड टेक के एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एलाइजा करवा दिया था। अब आज का जो टॉपिक है अपना वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एमसीक्यू सेशन के साथ साथ यहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग ये बेनिफिशियल सेशन है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना, सो दैट आपको एग्जाम के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ से रहेगा कि अगर आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो यहाँ पे आपकी थ्योरी भी है प्लस आपके क्वेश्चंस भी है। सो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस प्लस उसकी जो भी ब्रीफ स्टडी है, ठीक है, उसके टाइप्स वगैरह, उनके फंक्शंस वगैरह, कौन कौन से पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब बातों को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले अपन थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि फिर वहां से अपन मूव करेंगे आगे थ्योरी पे। पहला क्वेश्चन है आपका, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्ट नहीं प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। जो आपके एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्ट नहीं प्रोपोर्शनल किसके हैं? सो इसको सिंपली अपन कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन की उसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये कैसे होगा इसको अपन अब डिस्कस करते हैं। देखो, अगर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, यहाँ से मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ना कि कोई ऐसे लंबा थोड़ा कोई 3-4 घंटे का वीडियो सेशन, ऐसा नहीं है। बस 30-40 मिनट की क्लास है, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। सो सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक टेक्निक है जिसके अंदर आप जैसे ये मान सकते हो कि कोई भी आपके पास सबस्टांस है, उस पर आप लाइट डालोगे, और लाइट डालने के बाद आप ये देखोगे कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इमिट कैसे करता है। ये सारी की सारी चीज आती है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें क्या होगा, लाइट, रेडिएशन और जो आपके पास सबस्टांस है उसके बीच में इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। सो टेक्निक फॉर स्टडी किसके बीच में? रेडिएशन एंड सबस्टांस इंटरेक्शन। सबस्टांस क्या होगा? आपका जो भी मैटर है वो सबस्टांस हो गया, ठीक है। क्यों करते हैं अपन ये स्टडी? इससे आपको पता लगेगा कि उस सबस्टांस की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका कंपोजिशन क्या है, और कंसंट्रेशन। इन सब चीजों के लिए अपन यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो ये अपने को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल की बात करें, बेसिक सा प्रिंसिपल अगर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ले यहाँ पे, ठीक है। अगर लाइट किसी भी सबस्टांस पर पड़ेगी तो वहां पे 3 कंडीशन आएगी। जैसे मान के चलो ये आपके पास भी कोई सबस्टांस है, इस पे आपने लाइट एमिट करी, तो यहाँ से 3 चीजें कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, इमिशन हो, और स्कैटरिंग हो। अब इन तीनों को समझते हैं। प्रिंसिपल के अंदर पहला फंडा है आपके एब्जॉर्प्शन का। जैसे ही आपने लाइट किसी सबस्टांस पर डाली, तो लाइट क्या होगी? एब्जॉर्व होगी। इमिशन होगा, मतलब लाइट एमिट होगी। स्कैटरिंग होगा, मतलब लाइट फैलेगी चारों तरफ। लाइट, ठीक है, स्कैटर फॉर्म में, ठीक है, वो डिस्पर्स होगी, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो इन चीजों के बेस पे अपन किसी भी सबस्टांस है उसके बिहेवियर को अपन मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास सबस्टांस है, आपने लाइट डाली, लाइट पहले एब्जॉर्व हुई, फिर एमिट हुई, और फिर लाइट वहां पे स्कैटर होगी, मतलब चारों तरफ बिखर गई। सो ये सारी चीजें हैं आपके प्रिंसिपल के अंदर। यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
रेडिएशन, EMR। लाइट है वो आपके एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इसमें कौन आती है, जैसे आपकी गामा हो गई, एक्सरे, ठीक है, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहां से दो चीजें अच्छे से लिख लेना कि एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रेज, एनर्जी मैक्सिमम गामा, और अगर वेवलेंथ बोले सबसे ज्यादा तो रेडियो वेव। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि दो आपके जो पीक है उसके बीच की डिस्टेंस, अब उसको आप मेजर कर सकते हो वेवलेंथ को नैनोमीटर के अंदर भी, एंगस्ट्रम के अंदर भी। सो ये सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो मेजर टाइप है वो कौन से हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहली होती है आपकी यूवीवीआईएस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वीडियो को एंड तक देखना, थ्योरी के साथ साथ अभी लास्ट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सो दैट आपको जो थ्योरी पढ़ी है वहां से पता लग जाएगा कि चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी यूवीवीआईएस। इसकी रेंज की बात करें, सो यूवी तो होती है यहाँ से 200 टू 400 एनएम। अगर मैं विजिबल की बात करूं तो वो होगी आपकी 400 टू 800 एनएम। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है हमेशा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यूवी या विजिबल लाइट एब्जॉर्व करके और फिर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो लो लगता है मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो होता है आपका बियर लैम्बर्ट लो। लो क्या होता है आपका, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब हो गया आपकी एब्जॉर्बेंस, ठीक है, एप्सिलॉन हो गया आपका मोलर एब्जॉर्बिटी, सी हो गया आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका पाथ की जो लेंथ है वो हो गया आपकी एल। बियर लैम्बर्ट लो को अगर आप सिंपली लिखो तो आप ये कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका हमेशा। ठीक है, सो यूवीआईएस मोस्ट कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है आपकी इंफ्रारेड, आईआर। आईआर, इसकी रेंज की बात करें सो 700 एनएम टू 1 mm। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होगा, आईआर के अंदर रेडिएशन है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड क्या कराएगी, उसको वाइब्रेट कराएगी। ठीक है, आईआर रेडिएशन, इसके द्वारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड वाइब्रेट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसका जो मेन रोल होता है आईआर का, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर आपको किसी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करोगे, देन योर आंसर विल बी आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप, ये सिंपल लाइन सीधी रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर पीजीटी बायोलॉजी की एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लस आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी। और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछते हैं वो फंक्शनल ग्रुप का पूछते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपकी आईआर। इसके बाद में आती है आपकी फ्लोरोसेंस। अपन वो सब वही बातें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी किताबों के अंदर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अपन इनको सिंपली डिफाइन करके पढ़ें, सो वो अपना यहाँ पे मेन मकसद है। यहाँ पे क्या होगा, सबस्टांस लाइट एब्जॉर्व करके इमीडिएटली लाइट एमिट करेगा। ठीक है, और लो कंसंट्रेशन डिटेक्ट करता है। सो सिंपल यहाँ से आपको ध्यान रखना है, लो कंसंट्रेशन
डिटेक्शन के लिए, ठीक है, लाइक आपका इम्यूनो एसे और फ्लोरेसेंस वगैरह वो यहाँ पे यूज किया जाएगा एज ए प्रोब के तौर पे, ठीक है। एक आती है आपकी एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। कुछ ऐसे सबस्टांस होंगे जो क्या होंगे, आप उसको मैग्नेटिक फील्डिंग में जब रखोगे, ठीक है, सो क्या होगा वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये रहता है कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हो, तो आपका आंसर होगा एनएमआर। बाकी अपन क्वेश्चन के साथ साथ और जो चीजें आएंगी उसको अपन डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा फिर एक आती है आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको यूज किया जाता है मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए, प्रोटियोमिक्स के सॉरी मेटाबायो के अंदर, मेटाबॉलिमिक्स के अंदर, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या कॉमन पार्ट होते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। पार्ट इसके अंदर क्या क्या आएंगे, लाइट सोर्स होगा, और अभी एक वर्ड और यहां से बोलूंगा मोनोक्रोमीटर, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चंस के साथ में उसको अपन पढ़ेंगे ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आएगी। मोनोक्रोमीटर, ठीक है। एक यहाँ पे होल्डर होगा जिसमें सैंपल आप पकड़ोगे, डिटेक्टर होगा और रिकॉर्डर होगा, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको यहां से रेंज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर यूवी की बात करें, ये रीजन हो गया और ये आपका रेंज, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रेंज से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अगर यूवी रेंज की बात करें तो वो होती है आपकी 200 टू 400 nm। अगर विजिबल की बात करें देन 400 टू 800 nm। अगर आईआर की बात करें तो वो होगी आपकी 700 टू 700 nm टू 1 mm। अगर एक्सरे की बात करें वो होगी आपकी 0.01 टू 10 mm। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या होता है अगर बात करें, का रोल क्या रहता है, सो प्रोटीन एनालिसिस के लिए, प्रोटीन एंड डीएनए एनालिसिस, ठीक है। ड्रग टेस्टिंग के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह में भी काम आती है, ठीक है। फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। अब ये तो हो गई आपकी थ्योरी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के साथ में बहुत सारी बातें एक साथ अपन डिस्कस कर लेंगे जो अभी तक जो पढ़ी है उसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें। सो ये मेन मेन चीजें हो गई आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी वाली। अब क्वेश्चंस के साथ में जो थ्योरी होगी उसको अपन डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये था कि जो पहला क्वेश्चन है वो बेस्ड आपके बियर लैम्बर्ट लॉ पे, ठीक है। एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच बायोमोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली एट 280 nm। कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो 280 पे एब्जॉर्ब करता है। और यहां से आप ध्यान रखना, अब इसको लिख लेना। अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं तो वो एब्जॉर्व करेंगे 260 nm पर, 260 nm पर। लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं वो करेगी 280 nm पे। तो यहाँ पे कुछ क्या है कि 280 पे कौन करता है, 280 पे करता है प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। सो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वही आ गया कि न्यूक्लिक एसिड शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सो डीएनए और आरएनए कितने पे करते हैं, 260 पे। तो ये रहा 280, अभी अपने प्रोटीन पे बता दिया।
ठीक है, सो ये भी तीसरा क्वेश्चन, राइट आंसर बी। चौथा है द डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय। ठीक है, सिंपल समझो कि कुछ बायोमोलिक्यूल ऐसे होंगे जो दो अलग अलग सर्कुलर फॉर्म में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स, सम बायोमोलिक्यूल्स absorb light into different सर्कुलर फॉर्म। इस लाइन को सीधा अपने नोट्सबुक में लिख लेना कि कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स है वो अलग अलग सर्कुलर फॉर्म में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? सो यहाँ पे आपको यूज करनी है सर्कुलर डाइक्रोमिज्म। सर्कुलर डाइक्रोमिज्म और काम आती है आपकी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, लाइक अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है, बीटा शीट हो गया, इन सब के लिए यूज होती है आपकी सर्कुलर डाइक्रोमिज्म। सो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्लोरेसेंस अकर्स ड्यू टू ए ट्रांजिशन फ्रॉम। जैसे अपन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, सो यहाँ से दो चीजें आती है कि यहाँ पे फ्लोरेसेंस है और एक होता है फोस्फोरेंस। सो इसमें पूछा है कि फ्लोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल है पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में फिर वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा और फिर वहां से लाइट एमिट होगी। ठीक है, सो ये आपसे ध्यान रखना है, पहले एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड से फिर जाएगा आपके ग्राउंड में और फिर वहां से लाइट एमिट होगी। सो इसको अपन सिंपल S1 S0 ऐसे। ठीक है, सो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो रेजोनेंस है अभी अपन ने बात की थी, वो किस पे डिपेंड होता है? ठीक है, सो ये चीज यहां से अपने को समझनी है। वो होता है आपके सिल्डिंग और डिसिल्डिंग पे। जैसे मान के चलो अगर न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कंडीशन होगी आपकी सिल्डिंग वाली, दैट मीन्स वहां पे लो केमिकल शिफ्ट है। अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिंपल लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन हाई, वो कंडीशन आपकी कौन सी? सिल्डिंग की। तो सिल्डिंग है तो लो केमिकल शिफ्ट। इसका उल्टा कर दे तो कि अगर न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो डीसिल्डिंग हो गया और हाई केमिकल शिफ्ट हो गया। सो एनएमआर डिपेंड करता है आपके सिल्डिंग और डीसिल्डिंग पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है टीएमएस इज यूज्ड इन एनएमआर आइज। टीएमएस का मतलब हो गया आपका यहाँ पे टेट्रा मिथाइल सेलाइन, टेट्रा मिथाइल सेलाइन। ठीक है, और यूज किया जाता है इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे। और इसका जो केमिकल शिफ्ट होता है टीएमएस का, ये भी ध्यान रखना, केमिकल शिफ्ट किसका होगा? 0 ppm। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर 7 का टीएमएस इज यूज्ड एज इंटरनल स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन एनएमआर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आईआर का मोस्टली जो काम होता है वो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। ये लाइन तो अच्छे से रट लेना कि अगर क्वेश्चन पूछे कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करोगे, देन योर आंसर विल बी फंक्शनल ग्रुप। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 के पास चलते हैं। मालडी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सो इसकी एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखो, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डीअब्सॉर्प्शन आयनाइजेशन। अब इन वर्ड को अपन तोड़ते हैं थोड़ा। पहला है मैट्रिक्स असिस्टेड, ये क्या करेगा, सैंपल को मैट्रिक्स के साथ मिक्स, सैंपल को मैट्रिक्स के साथ मिक्स करेगा, पहला वर्ड हो गया। दूसरा आपका लेजर डिसॉर्प्शन, लेजर से सैंपल को वेपराइज किया जाएगा, सैंपल वेपोराइज बाय लेजर। लास्ट में आपका आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब हो गया मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट, मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन आयन। ठीक है, सो तीन चीजें यहां पे आ गई एक सेकंड। ठीक है, अब
माल्टी क्या हो गया, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डी ऑब्जर्वेशन आयनाइजेशन। सो मैट्रिक्स असिस्टेड का हो गया कि सैंपल को मैट्रिक्स के साथ मिक्स, लेजर डी ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि सैंपल को वेपोराइज करोगे आप लेजर के द्वारा, और आयनाइजेशन का मतलब हो गया कि किसी मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट करोगे आयन के अंदर। और ये यूज होती है कोई लार्ज आपके पास बायोमोलिक्यूल है उसको आयनाइज करने के लिए, लार्ज बायोमोलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मोनोक्रोमेटर इज यूज्ड टू, ये मैंने अभी बताया था, ये नाम अपने लिखा था जब अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट लिख रहे थे। मोनोक्रोमेटर का मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा, जैसे ही आपके पास में कोई मिक्स्ड वेवलेंथ है और मिक्स्ड वेवलेंथ को आप अलग अलग करके उनको स्प्लिट करके किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करना हो तो वहां पे काम आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर, ठीक है, इसको अपन सिंपली कह सकते हैं सेपरेट मिक्स्ड वेवलेंथ बाय स्प्लिटिंग। मिक्स्ड वेवलेंथ है उनको स्प्लिटिंग से क्या करेगा, अलग करेगा, एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल हो गया, एक। मिक्स्ड वेवलेंथ है उसको अलग अलग करके किसी एक को सेलेक्ट करना है तो वहां पे काम आता है आपका मोनोक्रोमेटर, स्प्लिट लाइट इनटू वेवलेंथ। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बेस्ट स्टडीड बाय, तो सर्कुलर डाइक्रोमिज्म, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू स्टडी प्रोटीन फोल्डिंग। अगर आपको प्रोटीन फोल्डिंग पढ़नी है तो वहां पे आप फ्लोरोसेंस भी ले सकते हो, यूवी भी ले सकते हो और आईआर भी ले सकते हो। तो सारी की सारी यूज होगी आपके प्रोटीन की फोल्डिंग को पढ़ने के लिए, फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉस्फोरेंस डिफर्स फ्रॉम फ्लोरोसेंस बिकॉज इट इन्वॉल्व। अगर फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये होता है सिंगलेट टू सिंगलेट। अगर मैं फॉस्फोरेंस की बात करूं तो ये होता है आपका ट्रिपलेट टू सिंगलेट। ठीक है, सो यहां पे देखो, अगर अपन 30 की बात करें सो ट्रिपलेट टू सिंगल ट्रांजिशन, ये होगा आपका किसके, फॉस्फोरेंस का और फ्लोरोसेंस का जो डिफरेंस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर इज एक्सपेक्टेड। तो एनएमआर के अंदर जो केमिकल शिफ्ट है उसको आप एक्सप्रेस करोगे पीपीएम के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन माल्टीटॉफ द टॉफ स्टैंड्स फॉर, सो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब ये है कि आयन को डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, सो टाइम टेकिंग किसके बीच में, आयन टू डिटेक्टर, आयन को डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो यूज किया जाता है आपके टॉफ के द्वारा माल्टीटॉफ के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी मैंने बात की थी अगर आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ सिलेक्ट करनी है तो आप यूज करोगे मोनोक्रोमेटर। और ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमीनो एसिड शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 280। सो कौन सा होंगे, एरोमेटिक, ट्रिप्टोफैन वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर पूछा है, हाइपर का मतलब इंक्रीज होना। यहां से तीन चार चीजें समझना, अगर यहाँ पे पूछे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, सो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, हाई होगी। इसका तो ये हो गया। अगर मैं हाइपो लिखता है यहाँ पे हाइपोक्रोमिक, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होती, डिक्रीज होती। ठीक है, इस चीज का यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता, अभी आगे और देख लेंगे, बार इस चीज को इतने समझते हैं, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो हाइपरक्रोमिक है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। 19 है, विच मॉलिक्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लोरोसेंस लेबलिंग। फ्लोरोसेंस लेबलिंग के अंदर क्या यूज आएगा, कॉमन सी बात है, फ्लोरोसेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 है, विच बॉन्ड शो एब्जॉर्प्शन इन आईआर। आईआर के अंदर जो पोलर बॉन्ड है वो वाइब्रिटी के लिए वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे।
ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। पोलर बॉन्ड का मतलब ये हो गया जैसे OH के बीच में ये वाला हो गया, इनको अपन कंसिडर कर सकते हैं एज ए पोलर बॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 है NMR डिटेक्ट। सो NMR क्या करेगा, न्यूक्लियर स्पिन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास में, जिस न्यूक्लियस में स्पिन है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होगा, उनमें लाइट एनर्जी है वो एब्जर्व होगी। सो NMR डिटेक्ट किसको करेगा, न्यूक्लियर स्पिन। ये रहा बाथोक्रोमिक वाला, मैं जो अभी ऊपर लिखवा रहा था। एक होता है आपका बाथोक्रोमिक सिप, और एक होता है आपका हिप्सोक्रोमिक। दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बाथो की बात करें, सो यहाँ पे राइट साइड में मूव होता है आपका, और इधर होता है आपका ब्लू शिफ्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। सो बाथो के अंदर रेड शिफ्ट राइट साइड में जाएगा। सो बाथो रेड और हिप्सो ब्लू, ये दोनों शिफ्ट आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी एग्जाम के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपकी जो थ्योरी थी उसका भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया, ताकि एग्जाम के लिए आपको थोड़ा बेनिफिशियल रहे। ठीक है। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, सो वैसे तो थ्योरी वाली चीजों के अंदर बता दी थी। ठीक है। सो एग्जाम के लिए इनको थोड़ा देख लेना एक बार। स्पेक्ट्रोस्कोपी एलाइजा पहले करवा दिया, DNA सीक्वेंसिंग हो गई। अगला टॉपिक या तो क्रोमेटोग्राफी से होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। प्रीवियस लेक्चर्स आप टूल एंड टेक की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है MCQ वाली, वहां जाके देख सकते हो। और एक RPSC फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बनी हुई है, वहां से जाके भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशन है, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो। आपके अभी तक 17 टेस्ट टॉपिक वाइज डाल चुके हैं। ठीक है। अब आएंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, आपके UG PG सेकेंडरी लेवल, वैसे सारे टेस्ट डाले, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। सो आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। प्लस ये वीडियो आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो जो आपके नॉन एस्पिरेंट है उनके साथ वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।